अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और मैं हूँ मोहम्मद मोहसिन नवाज। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस एसपीएन के इस नए शो पर हमारे साथ होंगे और इस शो पर हम आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ से रिलेटेड स्मार्ट सॉल्यूशंस देंगे। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं, जिनका सोल्यूशन हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा होता, और वो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं कि उनका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढा जा सके। देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन साहब। और सर, ये भी तो होता है ना कि बहुत दफ़ा हम पुराने जो सॉल्यूशंस हैं उनको आज के प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता और हम अगेन एंड अगेन उन्हीं सॉल्यूशंस को अप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं। एक और भी रुझान देखा गया है कि हम प्रॉब्लम्स को बार बार डिस्कस करते रहते हैं, बार बार हमारा जो फोकस होता है वो प्रॉब्लम्स पे होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, लेकिन हमने सॉल्यूशंस के बारे में कभी नहीं बात की होती, कभी सोचा भी नहीं होता कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी कोई बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नाजरीन से मैं ये बताऊंगा कि इस शो पर एसपीएन के स्मार्ट सॉल्यूशंस के इस शो पर खास तौर पे हमारे साथ शामिल हुआ करेंगे डॉक्टर सदाकत अली। डॉक्टर सदाकत अली, जिनका 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी पर एज एडिक्शन साइकेट्रिस्ट, तो ये जाने पहचाने जाते हैं। इसके अलावा हैबिट्स को चेंज करने में और थॉट्स को और मूड्स को मैनेज करने में, बिहेवियरल साइंसेज में, एटीट्यूडनल हीलिंग में बेशुमार काम है डॉक्टर सदाकत साहब का। पाकिस्तान के में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इनका नाम पाकिस्तान को मुमताज़ करता है। और डॉक्टर सदाकत अली साहब की बहुत सारी किताबें भी आप लोग पढ़ चुके हैं। विलिंग वेज के CEO हैं और बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि डॉक्टर सदाकत हमारे इस शो पर स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिए हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आई मीन थोड़ा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी दफ़ा देखा जाता है कि क्या गुस्सा सिर्फ एक जज्बा है या फिर ये इलनेस में भी फॉल करता है, इसे डिजीज़ भी कंसिडर किया जाता है? अच्छा, वैसे तो गुस्सा एक बिल्कुल नॉर्मल जज्बा है और हमारे इंसानों के साथ बहुत कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ हद से बढ़ जाए तो उसे बीमारी कह देते हैं, या कम हो जाए तो भी वो बीमारी की शक्ल होती है। तो एक मॉडरेशन जब कोई चीज़ में होती है तो वो हमें नॉर्मल रेंज नज़र आता है। तो गुस्से का एक नॉर्मल रेंज भी है। जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ बातों पे, एक दूसरे पर या हालात पर गुस्सा भी आता है, लेकिन अगर ये गुस्सा हमें पैरालाइज कर दे, जमूद तारी कर दे हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सोच समझ पे हावी हो जाए, करने में मुश्किलात पेश आए, जो नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा है, जो अगला काम हम करने जा रहे हैं, तो जब वो काम हमसे होना मुश्किल हो जाए या हम वो काम ना कर सकें, तो फिर इसका मतलब है कि गुस्सा अब एक इलनेस है, इसे एंगर डिसऑर्डर कहें। राइट। तो क्या डॉक्टर सदाकत, गुस्सा जो है, जैसे आपने बताया कि ये एक इमोशन है, ऐसे ही जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस, फियर, शेम या दूसरे जो इमोशंस हैं, तो क्या इसको किसी पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, वैसे तो ये माजी का किस्सा है। गुस्सा जो है वो आज के ज़माने की ज़रूरत नहीं है जी। ये उस ज़माने में इंसान को गुस्से की ज़रूरत होती थी दूसरों तक अपनी मंशा पहुँचाने के लिए, कि जब इंसान बातचीत नहीं कर सकते थे। सही। उन्होंने अभी गुफ्तगू सीखी नहीं थी। गुफ्तगू सीखे हुए तो कोई 10,000 साल हुए हैं। तो 10,000 साल। अच्छा। उससे पहले तो इंसान एक दूसरे को गुर्रा के, गुस्सा दिखा के या बॉडी लैंग्वेज से इंटिमिडेट किया करता था। जैसे अभी भी बहुत से जानवर आप देखते हैं कि वो इसी तरीके से, क्योंकि वो बात सोच नहीं सकते, अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते। ठीक। तो उस ज़माने में ये गुस्सा एक जज्बा था जो दूसरों को दिखा के हम बताते थे कि तुम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो कि जो मुझे पसंद नहीं है। और मैं आज के ज़माने में तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस बहुत तरक्की कर गई हैं। लैंग्वेजेस में हम अपने इमोशंस भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के ज़माने में गुस्से की बजाय हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गुस्से को जब हम बातों के ज़रिए दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसा हमें करना नहीं आता या ऐसा मुश्किल लगता है, तो हम फिर आसान रास्ता ढूंढते हैं कि मुंह बना के, गुस्सा करके या किसी तरह ऐसे जेस्चर दे के दूसरे तक अपनी नाराज़गी का पैगाम पहुंचाते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो मेरे माइंड में आती है कि गुस्सा एक
एलिमेंट है या एक ऐसी चीज़ है जिस पे काबू पाना मुझे बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है गुस्से पे काबू पाना। तो क्या आप के पास कोई ऐसी बात जिसके ज़रिए ये कहा जा सके कि इस पे काबू पाना आसान है, या लॉन्ग टर्म इस पे काम करते रहें तो काबू इस पे पा सकते हैं, या इस पे काबू पाना कितना टाइम लेगा? देखिए, अगर तो हम विल पावर इस्तेमाल करें तो गुस्से पे काबू पाना ज़्यादातर मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ दफ़ा हम अपनी विल की वजह से, विल पावर की वजह से गुस्से पे काबू पा लेंगे, लेकिन अगर हमारा पैमाना सब्र ज़्यादा भरा हुआ है तो फिर हम गुस्से पे काबू नहीं पा सकेंगे और हम फट पड़ेंगे। सही। लेकिन अगर हम सीख लें, यानी विल पावर के जो अल्टरनेट वेज एंड मीन्स अगर हम सीख लें, समझ लें, पैराडाइम्स में तब्दीलियाँ ले आएँ। पहली बात तो यह है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि गुस्से के मौके पे हमें लगता है कि हमारा गुस्सा जो है वो बहुत जस्टिफाइड है, ये बहुत जायज़ गुस्सा है। सही। अच्छा, ये जो बुनियादी चीज़ है कि जब भी हम गुस्से में होते हैं और हमें लगता है कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, हम हक पर हैं, इस वक्त हम हक पर हैं और इस वक्त गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, तो एक्चुअली ये एक झूठ है। सच ये है कि हमारा गुस्सा किसी भी मौके पे, हमारा ये जो बहुत जहरीला किस्म का गुस्सा है, ये किसी भी मौके पे जायज़ नहीं होता, और बाद में हमें रिट्रोस्पेक्टिवली जब हम मुड़ के देखते हैं वापस तो हमें पता भी चल जाता है कि फ़लाँ मौके पे हम गुस्से में थे और वो कोई मुनासिब रवैया नहीं था, वो मुनासिब तरीका नहीं था। यानी इस चीज़ का एहसास हमें तब होता है जब गुस्सा ठंडा हो चुका होता है। अच्छा, जब ये हकीकत हम अच्छी तरह सीख लें, जो कि बहुत आसान नहीं है सीखना, क्योंकि बार बार हमें गुस्सा जो है, गुस्से में तो बड़ा रोब भी होता है, तो गुस्सा हमें खुद यकीन दिलाता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। सही। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इसके लिए उतनी ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी जितनी कि हमारे दिमाग में पूरी तरह से गहरी बात उतरने के लिए ज़रूरी हो, सिंक इन करे। महज एक दफ़ा ये बात सुन लेने से, एक दफ़ा ये बात बता देने से मसला हल नहीं होगा। हमें जैसे वो एडवर्टीज़मेंट वाले करते हैं ना, बार बार एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं और फिर अल्टीमेटली हम एडवर्टीज़मेंट वालों की बात मान के वो प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप ये है कि हम समझ लें कि गुस्सा हराम होता है, ये किसी मौके पे भी जायज़ नहीं होता, और जब ये बिल्कुल जायज़ लगता है ना, जब हमारे क्रूशल मोमेंट्स होते हैं या मुश्किल लम्हे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम बेकाबू हो रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, और उस वक्त हमारी जो समझ बूझ है, जो फहम फरासत है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है, वो लोड शेडिंग हुई होती है हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन की। तो ये गुस्से के दौरान ये फैसला करना मुश्किल होगा कि हमारा गुस्सा जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो ये गुस्से में आने से पहले रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम एक पक्का अच्छी तरह समझ लें कि जैसे हम कहते हैं कि लाल बत्ती नहीं काटनी, चाहे हमें जल्दी हो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सार्जेंट मौजूद ना हो, चाहे हमें एयरपोर्ट पहुंचना हो, चाहे हमें दफ्तर पहुंचना हो, तो हमने लाल बत्ती नहीं काटनी, नो मैटर व्हाट। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना, नो मैटर व्हाट, तो अगर हम ऐसा कुछ अपने जहन में बिठा लें, जैसे इस चीज़ का कलमा पढ़ लें, जैसे इसे ईमान का दर्जा दे। लेकिन ये जो फैसला करेंगे ये उस सूरत में करेंगे जब हम गुस्से की कैफियत में नहीं है। फैसला जो है उसी वक्त अच्छा होगा जब हम किसी भी जज्बाती कैफियत में ना हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो खुशी की हो, चाहे सदमे की हो, चाहे नफरत की हो, चाहे किसी खौफ की कैफियत हो, उस दौरान किए जाने वाले तमाम फैसले जो हैं, यानी जब हम इमोशनली स्टेबल नहीं होते तब हम कोई भी ऐसा फैसला जो है वो ना तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ना वो वर्क करेगा, ना हम उस पर चल सकेंगे। अच्छा सर, इससे पहले कि हम वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लिप जो आप निकाल के लाई हैं और आप भी बड़ा ढूंढ ढांड के लाई हैं बहुत तो इससे पहले कि हम वो चलाएं, मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा था अभी डॉक्टर सदाकत साहब की बात सुनते हुए। डॉक्टर साहब, गुस्से के बारे में ये भी कहा जाता है, बहुत सारी मिथ्स भी हैं, ये भी कहा जाता है कि इंसान जो है वो गुस्से में या फिर मजाक में सच बोलता है। नहीं, सच तो इंसान कॉन्शियसली बोले, इरादतन बोले तो उसका ही फायदा होगा। गुस्से में बोला हुआ सच तो दूसरों को नाराज तो गुस्से में बोली जो बातें उन्हें हम स्लिप ऑफ टंग कह देते हैं। होता ये है कि जो लोग पैसिव होते हैं, जो कि आम तौर पर लोगों के दिल दुखाने से परहेज करते हैं, तो जब वो उनका पैमाना सब्र भर जाता है और वो पैसिव नहीं रहते, गुस्से में फट पड़ते हैं, तो फिर जो उनके अंदर की हकीकतें हैं या जो सच्चाइयाँ हैं वो बाहर आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सच बोलने के लिए हमें गुस्से की ज़रूरत है। हाँ, गुस्से में इंसान सच इस वजह से भी बोलता है जो कि तकलीफ़ दे सच होता है, जो एक तलख सच होता है, जो दूसरे को अनॉय करने वाला सच होता है, वो इसलिए करते हैं
कि सच बोलने के लिए जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो गुस्सा वो एनर्जी फराहम करता है, ठीक, बजाय इसके कि सच जो है अपने हुस्न इखलाक से बोला जाए। जब हम गुस्से में सच बोलते हैं तो हम समझें कि जो गुस्से की एक ताकत है, तवानाई है, जो कि एक बिखरी हुई तवानाई है, जो सैलाब की तरह है, जो तूफान की तरह है, जो सुनामी की तरह है, तो वो उस तरह की सच्चाई जिसके साथ इतने सख्त यानी जो है थपेड़े हों तवानाई के, वो शायद दूसरों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा सच बोलने की जो प्रैक्टिस है वो हमें गुस्से के बगैर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सच बोलने की ज़रूरत मंडे को है और गुस्सा हमें थर्सडे को आएगा तो फिर हम 3 दिन सच को दबाए बैठे, तो फिर तो चेहरे पर 12 ही बज रहेंगे। तो क्या ख्याल है सहर की वो जो क्लिप है जी जी, जो कि बड़ा मेरे ख्याल है कि बहुत शौक से मैं लेके आई थी हाँ, अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए, लेकिन सुनने वालों को शौक ना लगे, देखने वालों को हमारे जो हैं तो, जी हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं वो क्लिप और फिर इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर सदाकत से। बिल्कुल जी, जरूर हो जाए फिर क्लिप। दीदी क्या है? दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? हाँ। कितने? सिर्फ 5,000 बस। 5,000 रुपए? हाँ दीदी, एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मिल रही है, जैसे अम्मी जी चलाते ना, मुझे भी चाहिए दीदी प्लीज। इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं नाना जी से बात। जीजू क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी, नाना जी से बात करने की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे तो कुछ करते क्यों नहीं? जाओ अंदर जाओ, तुम्हारे अमिताभ का नया वीडियो है, जाओ जाके देख लो। जी। प्रशांत, प्रशांत आया जीजू। जी जीजू। तुम्हें 5,000 रुपयों की क्या जरूरत पड़ गई? जीजू वो मैंने एक मोटरसाइकिल देखी थी, जैसे अम्मी जी चलाते ना, मुझे भी चाहिए। तो तुमने खुद ले ली? ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? कसम अम्मी जी की मैंने ऐसा... देखो, मुझे झूठ बोलने वालों और चोरों से सख्त नफरत है। और ये शर्ट बंद करो। इस जीजू आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रशांत, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, ओके? आप मेरा यकीन मानिए जीजू, मैंने कोई चोरी नहीं की। गो। लेकिन जीजू मैंने कोई चोरी नहीं की जीजू। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने क्लिप देखा, अब उसमें जो सिचुएशन थी आपके सामने है, काफ़ी फेमस एक्टर्स उसमें थे, जिसमें माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स हमें देखने में आए। अब ये मूवी भी बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें थ्रू आउट जो करेक्टर था ना वो शाहरुख खान का, उन बस गुस्सा ही आता था हर बात पे, गुस्से से डील करके बाद में अफसोस होता था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सडन जो डिसीजन उसने थप्पड़ मारने वाला ले लिया, गुस्से पे काबू पाने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि हम फौरन से डिसीजन नहीं लेते, तो ये तो बड़ी मतलब कह सकते हैं बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम कि आप सोचें कि नहीं, मुझे भी डिसीजन नहीं लेना। और देखिए उससे गुस्सा आया, एम्बैरेसमेंट हुई, सबको नाराज कर दिया। बिल्कुल सबको नाराज कर दिया, बहन को, वाइफ को, साले को, सबको। देखिए, सोचे समझे बगैर जब हम कुछ करते हैं और हाफ ट्रूथ्स को हम पूरा सच समझते हैं, जब आधे सच को हम पूरा सच समझते हैं। आधा सच सिर्फ इतना था कि उसके पर्स से 5,000 रुपए, 5,000 गायब, बाकी फिल इन दी ब्लैंक जो उसने की, तो वो कोई पूरा सच नहीं था। अच्छा, जब हमें शक होता है तो हमें फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वाकई ऐसा हो चुका है। सच को यकीन का दर्जा दिया जा सकता है, शक को यकीन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बहुत खूब। जब हमें शक हो तो हमें कहना चाहिए कि मुझे शक है। जब हमें वहम हो तो मैं कहना चाहिए से अलावा एक चीज वहम होती है, आपको पता होता है कि नहीं ये हो नहीं सकता, लेकिन मुझे वहम आ रहा है कि कहीं मेरे किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया है। सही। तो जब वहम हो तो कहना चाहिए मुझे वहम हो रहा है, ठीक, या मुझे बदगुमानी है। आप खुद ही डिफाइन कर देते हैं, मुझे आपके बारे में बदगुमानी हो रही है कि आपने ये किया है। अच्छा, जब दूसरा कहता है बड़े अफसोस की बात है, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, तो आप कहते हैं मैंने कौन सा कहा है कि मुझे यकीन है, मैंने कहा मुझे बदगुमानी है, आपने कह दिया मैंने नहीं किया तो मैंने नहीं किया। लेकिन जब हमें पूरा यकीन होता है तो हमें कहते हैं हमें पूरा यकीन सर। लेकिन जब हम किसी से ये बातचीत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लगता है कि आपने ना, अच्छा आपके पास वो मेरा पर्स तो नहीं है, दिखाएंगे ज़रा,
इससे उस इंसान को गुस्सा आ जाता है कि जिस पे हमें शक होता है। फिर ये तो एक कायदे कानून की बात है ना कि आप जो है अपने शक की बात पे भी ये नहीं कहते कि जब मुझे जरा पर्स दिखाना अपना या कुछ कहना, आप उन्हें कहते हैं ऐसे ही मुझे वहम हो। अगर आपको वहम हो, यानी पहले अगर ग्राउंड आपको बनाते हैं लगता है तो आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ताकि बाद में आप अपने आप को डिफेंड कर सकें कि देखिए मैंने नहीं कहा था मुझे यकीन है, मुझे लगा था, मुझे वहम हुआ था, या मुझे ऐसा महसूस हुआ था। सही। लेकिन जब आपको यकीन होता है तो आप कहते हैं यकीन हुआ है। तो जब आप इस तरह चलते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फिर लोग आपके लफ्ज़ों पे यकीन करने लगते हैं कि ये बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये बिला वजह नहीं कहते कि मुझे यकीन है। जब शक होता है तो शक कहते हैं, जब यकीन होता है तो यकीन कहते हैं। तो एक तो इसमें ये पहलू समझ में आता है। दूसरा ये कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, जिसको हम कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे महंगी विजडम है वो ये है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा, यानी जो हम करेंगे उससे आगे क्या होगा, यानी आइंदा क्या होने वाला है। ये दुनिया में सबसे कीमती विजडम है। अगर आपको पता हो कि सोने का रेट बढ़ने वाला है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाने वाली है, इंटरेस्टिंग हो जाए लाइफ, मालामाल हो कि मैं ये बात करूंगा तो उसके नतीजे में मेरे ताल्लुकात ख़राब होंगे, या मैं ये बात करूंगा तो उसके नतीजे में ताल्लुकात अच्छे होंगे। अगर मैं यूं बिहेव करूंगा तो मेरे ताल्लुकात ग्रो करेंगे, मैं यूं नहीं बिहेव करूंगा तो वो नीचे जाएंगे। यानी आपके अंदाजे जो हैं, जो अंदाजे हैं हमारे जितने सही होंगे कि यहाँ से मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ तो आगे जाके मुझे क्या मुश्किलात पेश आएंगी। तो जब भी हमें ये अंदाजे हमारे बेहतर होने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है। बहुत आला। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या बहुत दफ़ा ये समझा जाता है कि ये जो गुस्सा है ये कुछ मौरूसी भी होता है, यानी अगर पेरेंट्स में से किसी में, ख़ास तौर पे अगर फादर में है तो लड़कों में ये एक होता है कि वो अपने फादर को रोल मॉडल समझते हैं, कॉपी करते हैं, तो क्या इसमें विरासत का भी कोई अमल दखल है? हाँ, ये जीन्स में भी ये चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, लेकिन ये जीन्स की वजह से फलती फूलती नहीं है, क्योंकि जीन्स बीज की तरह होते हैं। उनको साजगार हालात देंगे, जैसे कोई बीज हो तो मिट्टी हो, नमी हो, सूरज की रोशनी हो, पानी हो, तो ये सब चीज़ें मिल के उस बीज को नशो नुमा देती हैं। तो बीज बजाते खुद कुछ नहीं होता, जीन्स बजाते खुद कुछ नहीं होती। अगर जीन्स में गुस्सा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। गुस्से को फ़र्क पड़ता है जब उस वालिद के साथ आप रहते हुए उससे सीखते भी हैं कि गुस्से का इज़हार कैसे करना है। जैसे उस माँ बाप के करीब रहते हुए आप उनकी जीन्स भी होल्ड कर रहे हैं और अब आप उन माँ बाप को ऐसे रवैयों का मुजाहरा करते हुए भी देख रहे हैं जिन्हें हम गुस्से के रवैये, यानी वो बीज जो है वो पौधा तब बनेगा कि उसके पूरे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी उसको मिलेंगे। पैराडाइम्स बीच में आए जो गुस्से को परवान चढ़ाने वाली पैराडाइम होती हैं। जब आपकी पैराडाइम्स कहते हैं कि इस बात पे आपको गुस्सा करने का हक हासिल है, या आपका हक बनता है गुस्सा करने पे, या यहाँ आप गुस्सा करेंगे तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। जैसे मुलाजमों के साथ अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपको लगता है कि कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है मुलाजमों से गुस्सा करने में कि आपको वो बड़ी नेट प्रैक्टिस करा देते हैं गुस्से की। यानी आप गुस्से की नेट प्रैक्टिस तो करते हैं मुलाजमों के साथ और अपने गुस्से का इजहार करते हैं अपने रिश्तों के साथ, जो कि फिर खट्टे हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें ये नेट प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए। जो गांव नहीं जाना उसका पता पूछना ही नहीं चाहिए। तो ये जो लोग हमें गुस्से का मौका देते हैं, ये बड़े जालिम लोग होते हैं। ये हमें गुस्से में माहिर बना देते हैं और ये हमें खुद कुछ नहीं कहते। ये बड़े इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, बेज़रर होते हैं, लेकिन ये हमें किसी ऐसे शेर के मुंह में ले जाते हैं जो हमें खा सकता है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो चल रही है और फ्लो गुफ्तगू का जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। मजीद बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, तो हम एक कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और वापस आके बातचीत के फ्लो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक दो फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस में। और ये शो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बेनिफिट्स आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत सारे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर सदाकत अली, और इसके अलावा मेरे को होस्ट मोहसिन नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बातचीत के फ्लो को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो कि कुछ देर पहले हम सोच रहे थे, अब ज़रा उसे कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल, बात को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस के शो में चूंकि स्मार्ट का लफ्ज़ भी है, और कौन है जो स्मार्ट नहीं बनना चाहता, तो डॉक्टर सदाकत साहब से बड़ी जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि कब पहचान हो कि ये गुस्सा आम नॉर्मल जज्बा है या फिर ये कोई बीमारी की शक्ल में है, और अगर ये नोटिस में आ जाए तो फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नॉर्मल गुस्सा होता है वो आपकी फंक्शनैलिटी को मुतासर नहीं करता। आपके रोज़मर्रा मामूलात उसमें चलते रहते हैं। आपका जो अगला कदम होता है, जो नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा होता है, वो आप करने के लिए अपने आप को आमादा पाते हैं, तैयार पाते हैं और उसे कर गुजरते हैं। लेकिन जब हमारा गुस्सा हद से बढ़ जाता है और हमारे असाब को शैटर करने लगता है और हमें छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल लगता है, हम ड्रेसअप नहीं प्रॉपर हो सकते, या हम किसी से मीटिंग नहीं कर सकते, या हम कोई आने वाली कॉल नहीं उठा सकते अपने सेल फ़ोन से, और हम उसे मिस्ड कॉल बनने देते हैं कि बाद में कॉल बैक कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे जज्बात हमारी ज़िंदगी के ऊपर छा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी जो है उसके अंदर जो नज़्म ज़ब्त है वो नहीं रहा। यानी ये कह सकते हैं कि गुस्से की कैफियत से अगर हम नॉर्मल अपने जज्बात पर वापस स्विच ना हो सकें तो फिर ये डिसफंक्शनैलिटी है। एक तो ये ठीक। इसके अलावा जब गुस्सा आता है तो हम निढाल हो जाते हैं। हम गुस्से की कैफियत में उस तरह के कॉम्पिटेंट नहीं रहते जिस तरह हमारी जो सलाहियतें हैं, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, हमारी जो सोच विचार है, अगर हमारे काम काज का तकाजा है कि उसमें हमें कोई जहानत का इजहार करना होता है पल पल, तो हमें उसमें मुश्किलात पेश आती हैं। हम क्रिएटिव नहीं रहते, हमें बड़ी मुश्किलात पेश आने लगती हैं। तो एक तरह से गुस्सा जो है वो पैरालाइज कर देता है, जब हमें पॉइजनिंग कर देता है, जब ये गुस्सा टॉक्सिक साबित होने लगता है, तो फिर समझ लें कि ये गुस्सा जो है ये एंगर डिसऑर्डर है। ये एंगर नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, और अब इसे इन ऑर्डर करना ज़रूरी हो गया। ठीक। तो डॉक्टर सदाकत, कि मैं आपके बहुत सारे टेलीविज़न के प्रोग्राम्स और रेडियो के प्रोग्राम्स मैंने सुने और बहुत फ़ायदा उठाया, और हर दफ़ा आप जो सॉल्यूशंस लोगों को दे रहे होते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त ऐसा होता है कि आम फहम और याद रखने वाला होता है। इस बारे में हम अभी आपसे पूछेंगे। तो उससे पहले डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मैंने एक सर्वे पढ़ा जिसके मुताबिक तकरीबन 80% हार्ट प्रॉब्लम्स जिन लोगों को है उनकी हिस्ट्री में लेने से पता चला कि वो मिजाजन गुस्सीले थे। इसी तरह जो क्राइम्स की अगर हम हिस्ट्री लें तो उसमें भी यही शरह है कि 80% के करीब जो क्राइम्स हैं लोग गुस्से की हालत में कमिट करते हैं और बाद में फिर उसे पछताते हैं। तो ये जो फ़न है, आप समझते हैं कि एक आम नॉर्मल शख्स जो कि रोज़ाना एक आदादशुमार के मुताबिक रोज़ाना कोई 90% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह गुस्से के फेज से गुजरते हैं, तो इसको मैनेज करके हम अपनी सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, अपने रिलेशंस को निभाने के आर्ट को जान सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि गुस्सा अगर मुसलसल रहे तो हमारे जिस्म में ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स पैदा होते हैं जिससे बहुत सारी दायमी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस कहते हैं, जिसमें डायबिटीज़ सबसे पहले नंबर पे दुनिया में बढ़ रही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हत्ता कि गुस्से की हालत में दिल की जो खून की नालियाँ हैं वो तशन्नुज की हालत में आ जाती हैं। अच्छा। और वहाँ उसमें हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक। तो इन हालात में अगर हम इन दी लॉन्ग रन गुस्से के मुज़र असरात से बचना चाहते हैं और ख़तरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम अपने गुस्से पे काबू पाने के हवाले से बनाना चाहिए। ठीक। इसमें सबसे पहले तो ये इकरार है जो दिल से भी और ज़ुबान से भी होना चाहिए कि हम अपने गुस्से को बतौर डिसऑर्डर के पहचान लें। ठीक। यानी एक इकरार करें कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे गुस्से का शाखसाना है, ये गुस्से का डिसऑर्डर है। सही। ये मैं नहीं, ये मेरे गुस्से का डिसऑर्डर है। यानी वो जो हम ये बात जो है बबांगे दहल कहना, ऊंची आवाज़ में कहना, खुल के कहना, और ये फार्मूला जो है 4 पॉइंट्स रखता है अपने अंदर। अच्छा। तो पहला पॉइंट ये है कि हम अपने गुस्से को खुल कर उसका इकरार करें, दिल से, ज़बान से। हम कह दें कि हाँ, हमें गुस्से के
डिसऑर्डर का सामना है, ठीक, हमारा गुस्सा बिखरा हुआ है, हमारा गुस्सा बेकाबू हुआ है। यानी अपने गुस्से को पहचान लेना, अपने दिल में सोच लेना कि अरे तुम तो गुस्से में हो, सही यानी सही। अपने आप को गुस्से में बिल्कुल पहचान लेना। मुझे याद है कि एक किताब भी आपने लिखी थी, अरे आप तो गुस्से में हैं। हाँ, ये कोई 20 साल पहले जी, मैंने लिखी थी किताब, और उसका दूसरा एडिशन अब मेरा छापने का इरादा है। जी, अरे आप तो गुस्से में हैं। जी, तो गुस्सा जो है उसको बतौर डिसऑर्डर के पहचान लेना और डिसोन करना। जब हम कह देते हैं कि ये मेरा गुस्सा है और ये डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि मैं इससे निजात के लिए तैयार हो गया हूँ। ठीक, क्योंकि हम उसे ओन करेंगे तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बाद लोग तो गुस्से को जेवर समझते हैं, बाद लोग गुस्से में ज़िंदगी से फ़ायदे उठाते हैं, डॉक्टर साहब, यानी वो लोगों को इंटिमिडेट करके अपनी बातें मनवाते हैं। जी, बाज़ वक़्त गुस्से में लोग मैनेजमेंट में गुस्से को इस्तेमाल करते हैं, बाज़ वक़्त अपने गुस्से से लोगों को डरा के, तो उनसे हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है एक्शंस लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे खातून बता रही थी कि उन्हें अपने जो फियांसी हैं वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनमें मर्दाना वजाहत है, और उसकी निशानी ये है कि वो जब बात करते हैं तो वो फिर उनके सामने को बोल नहीं सकता। ऐसा मुआशरे में है कि गुस्सा जो है मर्दों का जेवर होता है। ऐसी बातें सुल्तान रही सिंबॉलिक था, सही, वो मर्दों के गुस्से को रिप्रेजेंट करता था, और वो किसी बात पे भी मुस्कुराना पसंद नहीं करता था, वो किसी बात पे खुश होकर दिखाना पसंद नहीं करता था। कोई हीरोइन उसके इर्द गिर्द नाचती तितली की तरह घूम रही होती थी और वो मुंह दूसरी तरफ कर लेता था। ऐसे में तो सिर्फ मुस्तफा कुरैशी ही उसे डील कर सकते थे। तो एक तो यह है कि गुस्से को वर्च्यू के तौर पर बाज़ लोग लेते हैं। गुस्सा जो है ये एक बीमारी के अलावा एक बदनुमा दाग भी है। ये खूबसूरत चेहरे को खूबसूरत नहीं रहने देता, सही, ये खूबसूरत दिखाता नहीं है जब गुस्से में से किसी का चेहरा दिखाई देता है। बड़ा नुकसान है ये। सो तो डिसोन करना कि ये मैं नहीं, ये मेरा एंगर डिसऑर्डर है, ठीक, ये मेरा बिखरा हुआ गुस्सा है, ये मेरा बेकाबू गुस्सा है। ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम साथ मान लें कि मैंने गलती से इसको सीख लिया है, मैंने गलती से इसको आदत बना लिया है, मैंने गलती से इसको अपना लिया है, किसी अनजाने मासूमियत में मैंने इसको अपने अंदर जगह बनाने का मौका दिया। Accept कर लेना इस चीज़ ठीक है, को, ठीक। सही। सो पहला ये है कि ये मैं नहीं, मैं नहीं, ये मेरा गुस्सा है, मेरा डिसऑर्डर यानी है। अपने आप को और गुस्से को अलग अलग करके अपने आप को बस बेकसूर बना के अलग कर लेना, और गुस्से को एक बदनुमा बीमारी के तौर पर पहचान के अलग कर देना और उसे धक्का देने के लिए तैयार हो जाना। सही। और दूसरा हम कहते हैं कि ये एक्चुअली मैंने कहीं अनजाने में सीख लिया है, इरादतन। मेरे माहौल से, मेरे इर्द गिर्द के लोगों से, मेरे ज़िंदगी में जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनसे मैंने इसे सीख लिया है। सही, तो 2 पॉइंट्स ये हो गए। अच्छा, अब फिर इसे आप यहीं छोड़ के बोले, अच्छा वो क्या चीज़ थी जो मैं करने वाला था, मेरा अगला एजेंडा क्या था, मैं क्या करने वाला था, ठीक, क्या मैं खाना खाने वाला था, या किसी मैंने दोस्त से बातचीत करनी थी, या मैं कोई फिल्म देखने वाला था, या टीवी देखने वाला था, या मैं दफ्तरी काम निपटाने वाला था, या मैं वॉक करने जा रहा था। तो यानी आपका मतलब है कि कुछ ना कुछ होल्ड हुआ होता है। जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो कोई ना कोई काम हमारा होल्ड हो जाता है। कोई ना कोई काम होल्ड हुआ होता है। सही, अच्छा, एक सूरत तो यह है कि कोई ना कोई काम होल्ड हुआ हो, तो हम सबसे पहले उस काम को याद कर लें कि अच्छा वो जो काम मेरा ऑन होल्ड है, मैं नहाने लगा था, मैं शेव करने लगा था, मैं फ़लाँ से बात करने लगा था, तो मैं कहता अच्छा पहले मैं स्टेप 3 में ये कर लेता हूँ कि जो मैं करने वाला था, मेरा अगला एजेंडा जो था मैं वो कर लेता हूँ। जब मैं वो कर चुकूँगा तो मैं वापस आके अपने गुस्से को अटेंड कर लूँगा। सही। अच्छा, जब हम 1 घंटा आधा घंटा किसी और काम में सर्व करते हैं और वापस आके अपने गुस्से की कैफियत को देखते हैं, तो यकीनन वो काफ़ी गुस्से की सतह नीचे आ गई होती है, और हमें अपने इस तरीके पे एतमाद पैदा होना शुरू हो जाता है कि जब मैं यूं करता हूं तो मेरा गुस्सा नीचे आ जाता है। तो स्टेप 4 में जब हम ये देखते हैं कि मेरा गुस्सा जो है वो तो नीचे आ गया, तो हम अपने आप को शाबाश दे देते हैं, हम कहते हैं इट वर्क्स, ये तो काम होता है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा कोई था ही नहीं, जी जी, हो सकता है। किया? बहुत गुस्से में भी थे और वेले थे, फिर क्या किया जाए? नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा कोई नहीं, तो फिर हम क्या? ये अब आपने कौम के काफी सारे लोगों की बात कर दी वेला कह के, ठीक है। तो नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा कोई नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक
वेल डिजाइंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा पैदा कर लेते हैं, इन्वेंट कर लेते हैं। अच्छा Okay. अच्छा नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा जब हम इन्वेंट करने का मौका मिलता है तो हमें और आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि जो वैसे नेचुरल हमारा नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा था, या जो नेचुरली हम कोई अगला काम करना चाह रहे थे, तो वो तो कोई ऐसा काम हो सकता था जैसे दफ्तरी काम काज, जैसे अकाउंट्स, या जैसे किसी वकील ने अदालत में बहस करनी थी, या डॉक्टर ने किसी मरीज़ का मुआयना करना था। तो वो तो ऐसे सारे काम हो सकते हैं जिनमें कुछ काम मज़ेदार नहीं भी होते। सही। लेकिन जब हमें वेल डिज़ाइंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा का मौका मिलता है, जब हमें डिज़ाइन करने का मौका मिलता है, तो नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा जो हो सकता है वो एक वॉक हो सकती है, अच्छा या वो ये हो सकती है कि हम टीवी प्रोग्राम देखें, कोई क्या- फिल्म देखें, कोई कॉमेडी देखें। क्या आइसक्रीम भी हो सकती है? आइसक्रीम हो सकती है अगर आपका वजन इजाज़त देता है। और नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा म्यूजिक हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा किसी दोस्त के साथ गपशप हो सकती है, सही। नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा कोई किताब हो सकती है कि जो आपसे इंटेलेक्चुअल कोशिश मांगती है। ठीक। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं और आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको जहानत दरकार होती है, तो फिर जहानत आपको खींच के ऐसे लानी पड़ती है जैसे समंदर में ग्लेशियर्स को खींच के दूर तक ले जाना। वाह क्या खूबसूरत तो बात की आपने। जहानत जो है वो उस मौके पे नापीद नजर आती है, जहानत उस मौके पे गायब नजर आती यानी है। जो रीजनिंग एरिया है वो फॉगी होता है। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हम फिर ज़हीन नहीं होते, फिर हम डफर होते हैं। अगर हम इस तरह की टर्म्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि जब हम गुस्से में होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा गुस्से में ज़हीन नज़र आता है, जब गुस्से में खूबसूरत नज़र आता है। और कोई डफर कहलवाना भी पसंद नहीं और अगर करेगा। डफर कहलवान, तो अगर बंदा कहे अच्छा जहानत में, तो फिर मैं डफर ही होता हूँ, मतलब मैं तो 2 जमा 2 4 भी नहीं सोच सकता। तो जहानत को हमें खींच के लाना पड़ता है, क्योंकि एक बात मैं और भी बताऊँ कि हम जब गुस्से में होते हैं, यानी हमारा वो दिमाग एक्टिव होता है जो गुस्से का घर है, अमिगडाला जिसे कहते हैं, ठीक। अच्छा। तो खून की सप्लाई उसकी तरफ ज़्यादा चली जाती है, और खून की सप्लाई जो हमारा जहानत वाला दिमाग है जो पेशानी के बिल्कुल पीछे है, इधर कम हो जाती है, इधर लोड शेडिंग हो जाती है। जैसे आप पहचानते हैं एक इलाके में बिजली आती है, दूसरे इलाके में बिजली जाती है। तो आजकल जब तो ये फिनोमेना काफी हमें देखने गुस्सा में आ होता रहा है तो गुस्से वाले जहन के ऑर्गन जो हिस्सा है दिमाग का, उसकी तरफ बिजली चली जाती है, यानी खून उस तरफ चला जाता है। अच्छा, अब जब हमें कोई जहानत का काम करना होता है, हम किताब खोल के फिजिक्स की बैठ जाते हैं, तो हमें यूं लगता है कि सब कुछ ऊपर से ही गुजर रहा है, लेकिन हमें 2-3 दफ़ा उसको गौर से अगर पढ़ें, जोर लगा के पढ़ें, तो फिर किक स्टार्ट हो जाता है वो ब्रेन, और वो खून की सप्लाई जो है अपनी तरफ खींच लेता है, और जो गुस्से का हिस्सा है हमारे दिमाग का वो बादाम के साइज का है। ठीक। जबकि जो हमारा जहानत का है वो क्रिकेट बॉल से डबल साइज का है, यानी 2 क्रिकेट बॉल राइट एंड लेफ्ट आपको जो है वो होते हैं। तो फिर वो जब जोर से खून को अपनी तरफ खींचता है, तो वो जो बादाम के साइज का हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं, वहाँ से खून शॉर्टेज हो जाती है, और जो गुस्सा है वो ड्रॉप करके नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में कुछ ब्लड की जो है वो शॉर्टेज रखी गई है कुदरत की तरफ से? शॉर्टेज नहीं रखी गई, ये इकोनॉमी का इकोनो मोड पे चलता है हमारा जिस्म, कि जिधर खून की जरूरत हो उधर चला जाता है। यानी जहां जिस वक्त जरूरत हो, तो हमें पूरा 6 लीटर खून चाहिए, ठीक, लेकिन 5 लीटर खून होता है, और हमारा जिस्म बड़ी अच्छी इकोनॉमी से उसको चलाता है। सही। कि खाना खा रहे हैं तो निज़ाम की तरफ खून चला गया है, कोई वर्जिश कर रहे हैं तो मसल्स की तरफ खून चला गया है, तो इस तरह जहाँ ज़रूरत होती है खून का बहाव उधर हो जाता है। इसी तरह दिमाग की तरफ एक सर्टन खून का बहाव होता है, लेकिन जो ही हम कोई जहानत का काम करने लगते हैं तो खून की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत उधर होती है, तो सर्कुलेशन उधर तेज़ हो जाती है, और जहानत का काम करते हुए हमारा एनर्जी भी हमारी काफ़ी खर्च होती है, यानी कैलोरीज ज़्यादा खर्च होती हैं। सही। यानी अंदाज़ा कर लें कि जो लोग वज़न बढ़ा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जहानत नहीं इस्तेमाल कर रहे। अगर हम सिर्फ जहानत इस्तेमाल करनी शुरू कर दे बेपनाह, ठीक, तो हमारी इतनी कैलोरीज खर्च हो जाएंगी कि हमारे जिस्म पे जो फालतू चर्बी है वो नहीं चढ़ेगी। फालतू चर्बी से मुझे याद आया कि जब भी हमारे जिस्म पे कुछ फालतू चर्बी होती है तो उसमें सलाहियत होती है जहरीले मादों को अब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा। तो जहरीले मादे चर्बी में अब्जॉर्ब होते हैं, तो आप देखेंगे जब भी कोई मोटापे का शिकार होता है तो फिर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको बिखरी हुई नजर आती है,
वेलकम बैक नाजरीन, और एसपीएन के इस स्मार्ट सॉल्यूशंस शो पर मोहसिन नवाज हूँ, मेरे साथ सहर हैं। और आप लोगों का फीडबैक भी हमें चाहिए होगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं और आपकी जो कही हुई बात और आपके जो माइंड में क्वेश्चंस हैं वो हम तक पहुंच सकें। तो जनाब फेसबुक पर हमारा पेज है SBN स्मार्ट सॉल्यूशंस, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हैं। तो सर, आपके जहन में सवालात बड़े आ रहे थे। सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, और एक बहुत ही मुन्ना सा क्वेश्चन नहीं होता, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल मेरे जहन में आया कि ये जो नाराजगी और गुस्सा है, इसमें क्या फर्क है? मतलब नाराज होना भी क्या उतना ही नुकसानदेह है जितना गुस्सा है, या काफी लोग नाराजगी और गुस्से को कंफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है, हालांकि वहां पे कहना चाहिए आप मुझसे नाराज तो नहीं है। तो ये क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? इंटरेस्टिंग है। देखिए, नाराज होने में आप कुछ नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, या आप कह रहे होते हैं कि आपको गुस्सा है। सही। यानी नाराज होने का मतलब है कि आप लफ्ज़ों में अपने गुस्से को कन्वे कर रहे होते हैं। सही। जब आप लफ्ज़ों में किसी को कह रहे होते हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, या मैं अनॉयड हूँ, या मुझे कोई आपका रवैया अच्छा नहीं लग रहा, या जब इस तरह की हम बातें कर रहे होते हैं तो ये नाराज़गी है। सही। लेकिन जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो ये लफ्ज़ों से नहीं कर रहे होते, ये ज़्यादातर लफ्ज़ों के साथ साथ हम बॉडी लैंग्वेज इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हम टोन ऑफ वॉइस यूज़ कर रहे होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं, और ये उस सूरत में ज़्यादा होता है जब हम लफ्ज़ों की कमी महसूस करते हैं। जब हम लफ्ज़ों के ज़रिए, देखिए, किसी को ये कहना कि मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन या किसी को थप्पड़ मारना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। या किसी को ये कहना कि मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है कि मैं आपको थप्पड़ मारूं, लेकिन आप थप्पड़ मारते नहीं है, ये भी तो थप्पड़ के बराबर है। नहीं, ये उसके बराबर नहीं है, ठीक, लेकिन उसके मुकाबले में थप्पड़ मार देना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप किसी को कह सकते हैं इस तरह कि मुझे आप पे जितना गुस्सा आ रहा है, मैं फटा जा रहा हूँ उस गुस्से से, मैं बेपनाह आपे से बाहर हो रहा हूँ, और मैं अपने गुस्से को बड़ा काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें नाराज़गी कहलाएंगी। तो डॉक्टर, ये लेकिन एक्चुअली किसी को बुरा भला कहना, शाउट करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये फिजिकल हो जाना है। सही। डॉक्टर, जज्बात को इतना अच्छा लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करना सीखा जा सकता है? मतलब आपका जो विजडम है, या आपने जो बरस आपने महारत हासिल की, तो ये आपके लेवल पर तो जैसे बड़ी आसानी से आप इसको मैनेज करते होंगे, लेकिन जो एक आम ले पर्सन है, वो क्या इस के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए? वो किस तरह से, कुछ ऐसे कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए उसके पास? नहीं, डिग्री से मुराद ये कि कुछ ऐसे स्टेप्स, जैसे एक दो डॉक्टर ने बड़ा अच्छा फार्मूला बताया इकरार से लेके। वैसे इकरार का लफ्ज़ आपको पता है कि ज्यादातर गानों में और फिल्मों में और नॉवेल्स में हम पढ़ते थे, आज पता चला कि इकरार का कुछ और मानी भी है। इकरार जहाँ भी किया जाए अच्छा होता है, चाहे वो मोहब्बत में करिए, चाहे आप नाराजगी में, गुस्से में करिए कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है, या डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होगा, कि जज्बात को लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करना लोग सीख सकते हैं इजीली? देखिए, ये तो ज़बानदानी की बात है, ठीक, कि ज़बान पे आपकी कमांड कितनी है। अमूमन हम समझते हैं कि हमारी मादरी ज़ुबान पर हमें बड़ा अबूर हासिल होता है, लेकिन हमारी मादरी ज़ुबान हमारी दीगर ज़ुबानों की निस्बत सबसे कमज़ोर होती है, क्योंकि उसको हमने बाकायदा नहीं सीखा होता, बेकायदा सीखा होता है। इर्द गिर्द में जब लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो हम हवा से क्ल्यूज़ ले रहे होते हैं, ठीक। लेकिन एक ज़बान होती है जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, फिर एक ज़बान होती है जिसमें फसाहत और बलागत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इंग्लिश है। सही। तो जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी होगी, उतना ज़्यादा जब आप बात करेंगे तो लफ्ज़ कतार बांध के खड़े होंगे कि आप उन पे दस्ते शफ़क़त रखें। यानी बाकायदा ये फीलिंग वर्ड्स जो हैं, ये भी सीखने का काम है। हाँ, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पर अबूर हासिल होगा तो आप अपनी गुफ्तो शनीद में उनमें से बेहतर अल्फाज का चुनाव कर सकते, क्योंकि वो सामने खड़े होंगे और आप उन्हें पुकार के क्यों करके अपनी ज़बान से अदा करेंगे। लफ्ज़ जो हैं वो एक्चुअली तस्वीरों की शक्ल में जन्म लेते हैं। लफ्ज़ बाद में बने थे, इंसान ने तस्वीरें देखना पहले सीख लिया था। तो ये अज़ल से जब इंसान इस दुनिया में आया तो वो ज़बान नहीं जानता था, लेकिन ज़बान ना जानने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ों को शक्लों से नहीं पहचानता था। तो जब शक्लों को उन्होंने कुछ सौती
असरात देने शुरू किए, ठीक, यानी कुछ साउंड इफेक्ट्स देने शुरू किए, तो फिर लफ्ज़ों ने जन्म लिया और ज़बानदानी वजूद में आई। ठीक। सो जब हमारे ज़हन में तस्वीरों की शक्ल में लफ्ज़ उभरते हैं, फिर हम लफ्ज़ों के सांचे में उनको ढालते हैं, तो बहुत सारे लफ्ज़ एक सिचुएशन के लिए सामने आते जाते हैं और हम किसी को आगे किसी को पीछे करते रहते, तुम पीछे हट जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे हट जाओ, तुम आगे आ जाओ। तो इस तरह बड़ी बिजली की रफ्तार से हम सोच रहे होते हैं, लफ्ज़ों की शक्लें बन रही होती हैं, वो शक्लें लफ्ज़ों में बदल रही होती हैं, लफ्ज़ बहुत सारे सामने आ रहे होते हैं, और फिर उनको हम कहते हैं कतार बनाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे चले जाओ, और फिर हम ज़बान से उन लफ्ज़ों को अदा करते हैं। जब दूसरे इंसान के कानों से वो लफ्ज़ टकराते हैं तो वो दोबारा रिवर्स प्रोसेस होता है। अब वो लफ्ज़ जो हैं वो उसके दिमाग में दोबारा तस्वीरों की शक्ल इख्तियार करेंगे। सो ये जो एक प्रोसेस है जो तस्वीरों से लफ्ज़ों तक और लफ्ज़ों से तस्वीरों तक है, ये माइक्रो सेकंड्स में तख्लीक पा रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जितना इसमें किसी की महारत होगी, ठीक, जितना ज़बानदानी पे अबूर होगा उतना ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, जितना वो अच्छा सुन सकता है और जितना अच्छा वो बोल सकता है, इतना ही उसे आसानी होगी कि वो जज्बात को लफ्जों में बयान कर सके। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि आपके सवाल के बाद ना मैंने एक हसास किस्म का सवाल पूछना है। ठीक है, जरूर पूछिएगा आप। तो सवाल ये है कि जैसे कि आपने बातचीत की हमसे इस बारे में कि अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा आने चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उर्दू है तो उर्दू, तो वो तमाम लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है या जिनकी ज़बान पंजाबी है, तो क्या पंजाबी में भी हमें ऐसे मीठे अल्फाज मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल हम उस वक्त करें जब उनकी बहुत अशल ज़रूरत है? पढ़ने से होगा ऐसा। मादरी ज़बान में प्रॉब्लम यह है, ख़ास तौर पर हमारी मादरी ज़बान में जिसे पंजाबी कहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पंजाबी में लिटरेचर ऐसा आम फहम मौजूद नहीं। जितना भी लिटरेचर मीडिया से भी बहुत कम ब्रॉडकास्ट होता है, पुराना है, उनको हम समझ नहीं पाते। तो अगर हमें सिर्फ पंजाबी तक महदूद रहना है तो फिर हमें पंजाबी की तालीम हासिल करनी चाहिए कि पंजाबी कैसे बोलते हैं। फिर वो हमें मादरी ज़ुबान के तौर पर तो गुजारा मुजारा होगा, लेकिन चूंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और पंजाबी के काफ़ी करीब पड़ती है, फिर इंग्लिश बैनुल अक़वामी ज़ुबान है और इंटरनेट की ज़ुबान है, और अब हम सब जो हैं वो दुनिया में अगर समझते हैं कि तरक्की करनी है तो सर सैयद अहमद खान ने तो बहुत पहले सोच लिया था, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम ये फिर एक दफ़ा नए सिरे से सोचें कि अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमने दुनियादारी को सीखना है तो हमें इंग्लिश को पहले सीखना है। सही। तो इंग्लिश ज़बान में लफ्ज़ बेपनाह है, सिर्फ झूठ के लिए 40 लफ्ज़ हैं। सच के लिए कितने होंगे आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, और वो ज्यादा है सच के लिए, इससे भी ज्यादा है। तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लफ्ज़ों पे तवज्जो देते हैं और ख़ास तौर पर फीलिंग वर्ड्स जो कि 256 है, अच्छा 256 फीलिंग वर्ड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर आप इसे एक्सप्लेन कर दें, फीलिंग वर्ड्स कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम फीलिंग वर्ड्स कहते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है? पहली बात तो यह है कि एंगर जिसे हम एक फीलिंग वर्ड समझते हैं जी, ये एक फीलिंग वर्ड नहीं है। ये ऐसी है जैसे हम बुखार कहें, फिर बुखार में मलेरिया बुखार है, टाइफाइड बुखार है, फलाना बुखार है। इसी तरह एंगर कोई एक चीज़ नहीं होता, 10 चीज़ें हैं। आपको एंगर हो सकता है एम्बेरसमेंट की वजह से, आपको एंगर हो सकता है शेम की वजह से, आपको एंगर हो सकता है गिल्ट की वजह से, आपको एंगर हो सकता है रिजेंटमेंट की वजह से। तो बेशुमार जो पीछे उसकी शाखें हैं, जो उसकी जड़ें हैं एंगर की, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत होगी कि अगर मैं एंग्री हूँ तो एक्चुअली मैं एंग्री किस वजह से हूँ, मुझे कोई रिजेंटमेंट है, या मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, या मैं किसी शेम में से गुजर रहा हूँ, वजह उसकी या मैं डर से एंगर हूँ, डर से एंग्री हूँ। तो हमें फिर आगे चलते चलते ज़्यादा दुख से भी पता चलता है, दुख से भी हो सकता है नेचुरली। दुखी होके फिर दुख तो सबसे बड़ी एंगर की वजह है, डिप्राइवेशन एंगर की वजह है। जिन लोगों के पास जिंदगी की सहूलतें नहीं होती तो उनके अंदर भी बेपनाह गुस्सा होता है। वो जो हसास किस्म का सवाल मैं कहने वाला था वो इसी से रिलेटेड था डॉक्टर साहब। कौमी सतह पे अगर हम देखते हैं तो कई दफ़ा हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके यहाँ भी काफ़ी एंगर और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, जिसका असर बहरहाल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट होने की वजह से एक आम जो नाज़िर है उस पर भी होता है। तो क्या, जैसे अब आपने बताया कि उसमें लैंग्वेज का भी रोल है, उसमें फिर पीछे उसकी फीलिंग्स को भी स्टडी करना होगा। तो दुख पर हम बात कर रहे थे कि दुख उसके पीछे, ग्रीफ जो है उसकी भी फिर सबसे पहले ये देखना होगा कि इसके पीछे कोई दुख तो नहीं बोल रहा। देखिए, सियासतदानों को कोई एंगर नहीं होता, ना उनको सियासतदान
सबसे ज़्यादा इमोशनली स्टेबल तबका है। अच्छा, ये जितना भी गुस्सा जाहिर करते हैं तकरीरों में, गिरेबान पकड़ के खींचना, घसीटना, ये सारा इनका गले से निकल के आ रहा होता है गुस्सा, जो कि वो ज़रूरत के तहत कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो सामने जो ऑडियंस होते हैं ना, उनके गुस्से को एक्सप्लॉइट कर रहे अच्छा, उनको गरमा रहे होते हैं, उनको गरमा रहे होते हैं। ठीक। वो जो डिप्राइव्ड तबका, जो इस्तेसाल ज़दा तबका सामने बैठा होता है, तो वो उनके जज्बात की तर्जमानी करके, उनके जज्बात को भड़का के सामने ला के उनसे कुर्बानी ले रहे होते हैं किसी अपनी नीड के लिए। उनकी अपनी नीड, वो जो कुछ भी कहें, लेकिन उनकी अपनी नीड जो होती है वो इक़्तिदार होती है। उनकी ज़िंदगी में बेहतरी सिर्फ इक़्तिदार से आ सकती है। ज़िंदगी की सारी सहूलतें उनको पहले हासिल होती हैं, सही। लेकिन वो जो सामने महरूम तबका होता है, उसको बजाय ये कहने के कि जाओ तुम भी मेहनत करो, यूं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, जिस तरह मैंने कामयाबी हासिल की, या मैं लीडर बना, या मैंने बेशुमार लीडरशिप जो आती है वो विजडम से आती है, कामयाबियों के ऊपर बैठने से आती है। तो जितने भी ये सियासतदान होते ये हैं, आर्टिफिशियल कामयाब लोग होते हैं, लेकिन ये लोगों के सामने अगर सच बोल दें तो लोग इनके जलसे से उठ के बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर ये लोगों को ये कहेंगे कि देखो कुछ तुम करो, जाओ अपनी ज़िंदगी को संवारो, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो यहाँ बैठ के, तुम जाके क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए जिद्दोजहद करते। तो वो तो फिर लेकिन वो कह ये दिया कहना पसंद करते हैं कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी हम संवारेंगे, हम तुम्हारी ज़िंदगी को संवारेंगे तो तुम संवरी हुई ज़िंदगी जियोगे, हम तुम्हें रोटी कपड़ा मकान देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे। तो वो फिर टिक के बैठ जाते हैं, फिर वो उनके पीछे लगते हैं, फिर उनके पीछे वो खून भी देते हैं, वो कुर्बानियाँ भी देते हैं, वो जान भी देते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन सियासतदान वही सच्चा है जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सच्चे सियासतदान थे। वो कभी भी अवाम को झूठी बात नहीं कहते थे, वो हमेशा अवाम को कहते थे सच के पीछे चलो, हमेशा अवाम को सच जो है वो बहुत प्यारे तरीके से कन्वे करते थे। वो रवायती सियासतदान नहीं थे, वो लोगों की इस्लाह के दरपे थे। अल्लाह ने उनको ज़िंदगी नहीं दी, लेकिन हमारे बहुत सारे सियासतदान भी ऐसा कर सकते हैं कि अवाम के सामने खड़े होकर सच बोल दें। हो सकता है एक दफ़ा अवाम उठ के चले जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो घर जाने से पहले लौट आएंगे, क्योंकि सच के अंदर बज़ाते खुद इतनी ताकत होती है कि वो सच उन्हें सोचने पे मजबूर करेगा और फिर वो वापस आके उसे एक सच्चे लीडर की तरह फॉलो करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बात का ये मैसेज दिया जा सकता है कि आप मुज़ाकरात के हामी हैं? नेचुरली मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं, इंसानों के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जिनको अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है और बोलने की सलाहियत दी है, उनके लिए तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रास्ता है। ठीक। लेकिन जो सोच नहीं सकते या जो बात नहीं कर सकते या जो गूंगे बहरे हैं, उनके लिए इस्तस्नियात इसमें हैं। उनके लिए हम एक्सेप्शंस बना सकते हैं कि वो हाथापाई, लड़ाई मार कुटाई और गाली गलोच और शाउटिंग से काम निकालें। आखिर वो भी तो टूल है। और इतने दुनिया में बेपनाह अनगिनत बेशुमार जानवर जो हैं वही टूल्स इस्तेमाल करते हैं, भूखे नहीं मरते, कुछ ना कुछ खा। जो लोग बोलना नहीं जानते या बोल नहीं सकते, तो उनके लिए भी लिखने की ज़बान की महारत दुनिया में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। तो डॉक्टर सदाकत साहब ने इतनी मुफीद बातें की हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ढेर सारी बातें अगर ये लिख ली जाएं तो ये तो इट्सेल्फ एक बड़ा ज़बरदस्त बुकलेट बन जाएगा। बहुत बड़ी विजडम है जो आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने तवज्जो से मेरी बातचीत को सुना और उसे अच्छा जाना। बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन SPN स्मार्ट सॉल्यूशंस के जो नाजरीन हैं उन्होंने भी आज की इस गुफ्तगू से बहुत फ़ायदा उठाया होगा। और सहर, आपने जो मेहनत की थी वो जो ढूंढने ढांडने में, उसमें आपने कोई ये और भी आप कुछ सरप्राइज देने वाली हैं? इख्तिताम पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज है और वो सुनने के बाद शायद जो हमारे लिसनर्स हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, प्रोग्राम का जो मज़ा है वो आ जाएगा। उस जो एक सरप्राइज प्रोग्राम के एंड पे हमने रखा है। मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात वाला तो बहुत ही अच्छा लगा। और स्मार्ट सॉल्यूशंस के इस शो पर जनाब मैं दोबारा
आपको बताया देता हूं कि फेसबुक पर SPN स्मार्ट सॉल्यूशंस के पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह इस शो पर आपसे मुलाकात होती रहेगी और डॉक्टर सदाकत का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस शो पर एक्सपर्ट के तौर पे डॉक्टर सदाकत हमारा साथ दिया करेंगे और इनका विजडम और इनकी महारत और इनका जो एक्सपीरियंस है उससे हम नाजरीन को मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ से कैमरास के इस तरफ से चाहते हैं इजाज़त एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ मोहम्मद मोहसिन नवाज को और सहर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।